है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज के आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 पेपर का आंसर की। तो यहाँ पे 2026 का ये पेपर है एंड यहाँ पे एमसीक्यूज का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला था कि हमारा पेपर अच्छा भी हुआ है और कुछ बच्चे उसमें से ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पेपर टफ आया था। तो कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा पेपर अच्छा गया या फिर कितने मार्क्स का तुमने अटेम्प्ट किया है, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो यहाँ पे आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट एमसीक्यू है, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम के लिए एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 होना चाहिए, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पे है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये हो जाएगा लाइट टू केमिकल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड यहाँ पे तुम्हारा है द वेलोसिटी रेशियो वीआर ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 2 पुलीज, 2 पुली का वीआर, ये तुम्हारा ब्लॉक एंड टैकल है तो इसका वीआर हो जाएगा 2, सिंपल है। अगला फिफ्थ देखते हैं, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू, तुम्हें बी वाले मीडियम का बताना है। तो यहाँ पे जब मीडियम बी के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला एंगल तुम्हारा एंगल आई हो जाएगा 60, बिकॉज नॉर्मल से लेना है। वही चीज ए के लिए करोगे, बिकॉज ये तुम्हारा 45, तो मीडियम बी के लिए ये वाला एंगल जो कि 45 डिग्री होगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, बिकॉज मीडियम बी की हम बात कर रहे हैं। तो बाहर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, अंदर वाला रिफ्रैक्शन वाला एंगल हो गया। तो मीडियम बी के लिए हो जाएगा sin 60 अपॉन sin 45, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला इसके बाद है तुम्हारा फिफ्थ, ये एक्चुअली फोर्थ था, ये फोर्थ रहा होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, फोर्थ था, फिफ्थ नहीं था। अगला फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ इसके बाद है व्हेन द back end bulb thermometer is moved beyond the red region of the visible spectrum there is a rapid rise in temperature, this is due to the presence of, तो यहाँ पे जब उसको रेड रीजन में रखा जाता है तो वहां पे कौन सी वेव्स होती हैं, वहां पे तुम्हारी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो इसीलिए रैपिड राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है हमें। अगला सिक्स्थ, अ फास्ट मूविंग साइक्लिस्ट स्टॉप पेडलिंग ऑन रीचिंग अ हिली ट्रैक इफ ही कंटिन्यूज टू मूव विद अ रिक्वायर्ड एनर्जी देन अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा सिंपल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसका कांस्टेंट रहेगा। अगला सेवन देखते हैं, सेवेंथ यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस v ऑफ अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर नेवर एक्सीड्स अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू देन दिस वैल्यू विल बी, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की बात हो रही है एंड कॉन्केव लेंस के केस में सारी की सारी जो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं वो फोकस से कम पे ही बनेंगी, फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेस देन और इक्वल टू 15, यानी फोकस और पोल के बीच में ही सारे वर्चुअल इमेज बनते हैं। अगला देखते हैं, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे 7, यहाँ पे दिया है असर्शन टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट, तो ये सही है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट, ये भी सही है। तो रीजन और असर्शन दोनों ही सही है लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। तो इसके बाद अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा है इन द सर्किट गिवन बिलो, 9th है, आइडेंटिफाई द लैम्प L1, L2, L3 और L4 whose failure would not interrupt the power supply of other lamps। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे लैंप सीरीज में है लेकिन बस दो लैंप हमारे पैरेलल में है, एक L2 और L4, लेकिन यहाँ पे भी जो बीच वाला L2 है अगर मान लो ये खराब हो जाता है तो इसके खराब होने पे भी बाकी सारे लैंप्स में जलते रहेंगे, बिकॉज वो सब सीरीज में है। ये वाला एक अलग से पाथ में जुड़ा हुआ था। L4 खराब होगा तब भी सीरीज वाला, L3 काम नहीं करेगा, बाकी दोनों काम करेंगे। तो L2 एक ऐसा लैंप है जिसके खराब होने पे बाकी सारे लैंप्स यहाँ पे काम करते रहेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे दिया है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आर एडेड टू 3 सिलेंड्रिकल जार्स A, B and C of same height and radius ARA, RB and RC। देखो हाइट सेम है, हाइट क्या है तीनों का सेम दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट यहाँ पे सेम है, बस रेडियस का फर्क है दोनों तीनों का। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली RB इज लेस देन RA इज लेस देन RC। इफ यू ब्लो एयर इनटू द माउथ ऑफ दीज जार्स विच ट्यूब विल प्रोड्यूस द श्रिलेस्ट साउंड। तो यहाँ पे पानी तुम्हारा सेम भरा गया है तीनों में, तो यहाँ पे तुम ये देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ किसका है, रेडियस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर तीनों जार्स को तुम बनाओगे, देखो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब तुम्हारा ये वाला होगा, पहला ये तुम्हारा हो गया बी वाला टेस्ट ट्यूब, बी वाले का रेडियस क्या है, सबसे कम है। फिर इससे ज्यादा रेडियस है ए वाले का, इससे ज्यादा चौड़ा होगा ए वाला, और सबसे ज्यादा चौड़ा तुम्हारा रेडियस है किसका, सी वाले का। ये मान लो ऐसे हाथी की तरह टेस्ट ट्यूब बना हुआ है, ये वाला बी है, ये वाला ए है, ये वाला सी है। अब ध्यान से समझना, अगर तीनों में तुम सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर भरते हो तो मान लो बी वाले में सेम पानी भरोगे तो 1 लीटर पानी मान लो इसमें यहां तक आ गया, ए वाले में जब वही पानी भरोगे 1 लीटर, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये चौड़ा बर्तन है, चौड़ा टेस्ट ट्यूब है, इसमें पानी कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे तक ही आएगा, हाइट कम हो जाएगा इसका पानी का। और जब तीसरे में भरोगे तो इसमें सबसे कम हाइट पे यहीं तक भरेगा। सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे कहा गया कि सेम वॉल्यूम्स ऑफ वाटर या इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर यहाँ पे तुम फिल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखा जाए तो सबसे कम हाइट ऑफ एयर कॉलम किसमें है, यहाँ पे एयर कॉलम जरा सा है, यहाँ पे एयर कॉलम इतना बड़ा है, यहाँ पे एयर का कॉलम इतना बड़ा है।
तो यहाँ पे श्रिलनेस की बात की गई ना, यहाँ पे पूछा गया विच टेस्ट ट्यूब विल प्रोड्यूस श्रिलेस्ट साउंड, श्रिलनेस की बात की गई है। श्रिलनेस तुम्हारी डिपेंड करती है किस पे, ये तुम्हारी पिच की बात हो रही है या फिर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही श्रिलेस्ट साउंड बनाएगा। और मैंने कल बताया था साउंड वाले स्ट्रीम में कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे फ्रीक्वेंसी इनवर्सली डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जिसका सबसे छोटा एयर कॉलम होगा उसी में सबसे श्रिलेस्ट साउंड बनेगा। सबसे छोटा एयर कॉलम किसका है, बी वाले का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला है अ मेटालिक वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स न्यू लेंथ बिकम ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, हाउ डज इट्स स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की गई है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसा तो है नहीं ये तुम्हारी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। यहाँ पे सिर्फ ये मास पे डिपेंड कर रही है और चेंज इन टेम्परेचर पे, तो मास तो चेंज हो नहीं रहा, इसीलिए ये रिमेन सेम आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 देखते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो 1/R1 इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इनको तुम एलसीएम लेते हो तो ये क्या आ जाता है R1 R2 और ये आ जाता है R1 प्लस R2। इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बी वाला। करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला 13 देखते हैं। 13 तुम्हारा दिया है द डायग्राम बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ वायर ए शोन बाय अ क्रॉस एक्स कैरिंग करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, फिर उसके बाद है विच ऑफ द टू कंपास अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कौन सा कंपास तुम्हारा करेक्टली अलाइंड है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि करंट तुम्हारा कैसे जा रहा है, वायर मतलब यहाँ से वायर से तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है करंट, तो यहाँ पे तुम्हारा इनवर्ड करंट होगा अंदर वाला। तो यहाँ पे इनवर्ड करंट के हिसाब से देखो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर को बन रही है, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो राइट हैंड तुम्हारा फिंगर इसमें अंदर जाएगा इस तरह। ठीक है, फिंगर तुम्हारा अंदर जाएगा पेपर में, पेपर में ऐसे थंब अंदर जा रहा है, फिंगर देखो किधर को जा रहे हैं, फिंगर तुम्हारे कर लोगे इधर को। ठीक है, फिंगर कर लोगे इधर को, तो यानी तुम्हारे फिंगर कर्ल हो रहे हैं नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिंगर कर्ल हो रहे हैं तुम्हारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ये हो गई। भाई थंब को अंदर घुसेड़ दो और यहाँ पे फिंगर देखो किधर को कर्ल कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ये हो गया। तो यानी कि करेक्टली अलाइन कौन सा वाला है, 1 वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1 इज अलाइंड। क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई ये तुम्हारा कौन सा था, 13th वाला। फिर इसके बाद देखते हैं अगला 14 देखते हैं। थ्री सब्सटेंसेस ए बी एंड सी ऑफ सेम मास, तीनों का मास सेम है, आर प्रेजेंट एट देयर रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ऑन हीटिंग इफ दे मेल्ट कंप्लीटली, ए वाला 5 मिनट लेता है, बी वाला 7 मिनट लेता है और सी वाला तुम्हारा 3 मिनट लेता है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देन विच ऑफ द सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो देखो जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी वो सबसे ज्यादा टाइम भी लेगा। देखो क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, ml। Q का मतलब टाइम से भी है कि कितने टाइम में तुम उतनी हीट दे पा रहे हो। तो जिसका लेटेंट हीट ज्यादा उसके लिए टाइम भी ज्यादा, तो जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा उसकी लेटेंट हीट भी सबसे ज्यादा होगी, जितना टाइम वो ज्यादा ले रहा होगा मेल्ट होने में। तो बी वाला सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला देखते हैं, अगला तुम्हारा 15th है। एन एटम ऑफ लिथियम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, इट्स मास नंबर इज। तो मास नंबर का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो 4 3 7, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे पहला है अ कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द पाथ इज, ये हो जाएगा तुम्हारा टुवर्ड्स द सेंटर, ये हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगला व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है, यहाँ पे वेवलेंथ तुम्हारी इंक्रीज कर जाती है, डेंसर से रेयर में जब जाओगे तो वेवलेंथ तुम्हारी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगला द लिड ऑफ अ कैलोरीमीटर मिनिमाइजेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन। लिड जो लगाते हैं वो कन्वेक्शन से तुम्हारा हीट लॉस कम करती है, बिकॉज वहां पे कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से यहाँ पे हीट लॉस नहीं हो पाएगा, ढक्कन लगा दोगे तो। अगला डी पार्ट, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ये मैंने कल बताया था साउंड वाले स्ट्रीम में, वेव फॉर्म। अगला अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एट अ रूम टेम्परेचर नियर नियर एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को अगर एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचा दो तो उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है, ये तुम्हें थ्योरी में पढ़ना था। अगला एफ पार्ट है, रेडिएशन डेविएट्स मिनिमम इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके लिए होता है, देखो अल्फा पार्टिकल भारी होते हैं, जब मैंने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बताई थी तो बताया था अल्फा पार्टिकल भारी होते हैं, बीटा क्या होते हैं, हल्के।
तो हल्का वाला पार्टिकल तो जल्दी बेंड हो जाता है बीटा, लेकिन अल्फा को लगता है टाइम, आगे जाके ये अल्फा पार्टिकल बेंड होता है, तो इसमें डेविएशन कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आगे के क्वेश्चन मैं इस वाले सेशन में नहीं कराऊंगा, बाकी हाँ तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग का आज का पेपर कैसा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री का लाइव स्ट्रीम में जल्दी ही करूंगा। तो कमेंट करके बताना पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स में एक्सपेक्ट करो फिजिक्स में।